हेलो स्टूडेंट, आज के दल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 19वीं शताब्दी 1815 से लेके 1914 1815 टू 1914। तो आज हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड जो है, अगर हम देखें, या जो विश्व है वो को बनाने में जो होता है, आज का जो हम विश्व है उसे बनाने में जो होता है योगदान दिया था। तो ऐसी क्या क्या चीजें जो है हुई थी, आज इन सभी बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। हम देखेंगे 1914। आप जानते हैं बच्चों कि 1914 का समय था जब कि पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो 1914 से पहले जो होता है कैसे कौन कौन सी ऐसी कारक हुए थे, ऐसी चीजें हुई थी जिसने कि आज के वर्ल्ड को बनाने में अपना इम्पोर्टेंट जो होता है रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐसी क्या क्या चीजें आज हम इनसे देखेंगे। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रों में बदल दिया था। अगर हम 19th सेंचुरी में देखते हैं तो 19th सेंचुरी में पूरा विश्व जो होता है, जो पूरी दुनिया थी, उसमें इतने ज्यादा चेंजेस आए थे। और ये जो चेंज आए थे, जो बदलाव आया था, वो आर्थिक क्षेत्र में भी था, राजनीतिक क्षेत्र में भी था, सामाजिक क्षेत्र में भी था, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी था और तकनीकी और अन्य कारकों अन्य जो होता है क्षेत्रों में भी हुआ था, जिसने पूरे विश्व में उथल पुथल कर दिया था। पूरे विश्व की जो होता है रूपरेखा और काया जो होता है उसे पलट दिया था। एक नए जो होता है वो वर्ल्ड रिलेशन या विदेश जो संबंध जो होता है वो डेवलप किए थे। अगर हम देखते हैं तो तकनीकी रूप से हम देख सकते हैं कि उस समय जो है 19वीं सदी में, आप लोग जानते हैं बच्चों की, उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से जो है लोग जो है, जो पहले लोग जो कि किसान थे या मजदूर थे, जो कि पहले खेती करते थे या फिर किसी भी मजदूरी करते थे छोटी छोटी, तो अब वो सारे के सारे लोग जो होता है वो कहाँ कार्य करने लगे थे, वो वहां पे छोड़ के जो होता है वो फैक्ट्री में और के कर्मचारी वगैरह जो है वो बन गए थे। तो इस तरीके से जो होता है, जब तकनीकी के फलस्वरूप भी जो होता है लोगों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और इसके अलावा जो होता है राजनीतिक परिवर्तन भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहुत सारे जो है वो परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिले। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभाव का उल्लेख किया है। तो जो भी इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि आर्थिक विनिमय के लिए जो होता है 3 तरह की जो है गतिविधियां, मतलब उन्होंने बताया था किस प्रकार से जो है 3 तरीके की जो होता है प्रभाव या फ्लो के बारे में बताया है। उनका पहला प्रभाव जो होता है वो व्यापार का होता था, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। तो पहला जो प्रभाव था, जो पहला जो फ्लो हो रहा था, वो क्या हो रहा था? व्यापार का हो रहा था, ट्रेड का हो रहा था। अगर हम 19th सेंचुरी में बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो होता है, जो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जिनका व्यापार होता था, उसमें भी जो होता है मुख्य रूप से किनका होता था? कपड़ों का होता था और गेहूं का होता था। हमें यह पता है कि 19th सेंचुरी में जो होता है भारत जो होता है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसका उपनिवेश था। और चूंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति हो गई थी, इसीलिए ब्रिटेन ने क्या किया था कि भारत से जो कच्चा माल था मुख्य रूप से वो जो होता है यहाँ से लेके जाते थे, और जो ब्रिटेन की जो औद्योगिक होता था, जो इंडस्ट्री होती थी, वहां पे जो होता है उनका यूज किया जाता था। तो यहाँ से मुख्य रूप से अगर आप देखो इंडिगो या जो नील की खेती बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मुख्य रूप से नकदी फसल होती थी, तो उन सबको जो होता है ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया था और इन सब का यूज जो होता है ब्रिटेन में की फैक्ट्री के लिए किया जाता था। और कपड़ा और गेहूं जो है मुख्य रूप से इनका व्यापार जो होता है वो ज्यादा होता था। दूसरा होता था श्रम का प्रभाव। जो सेकंड फ्लो होता था वो क्या होता था? लेबर या फिर श्रम का प्रभाव होता था। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आपको ये बात पता है कि जब अमेरिका बना था, जब अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, उसके बाद जो होता है अमेरिका के जो भी जंगल है उसे साफ करके जो होता है खेत बना दिया गया था। लेकिन चूंकि वहां पे लोग नहीं थे, तो अफ्रीका से बहुत सारे गुलाम जो है वो बहुत
हजारों की और लाखों की तादाद में जो है गुलाम जो है वो अमेरिका में लाए गए और वहां पे आके जो उन्होंने उनसे जो होता है खेती और मजदूरी करवाई गई थी। इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देशों से भी लोग स्वेच्छा से जो है वो अमेरिका में जाके जो है बस गए थे। तो इस प्रकार से श्रम का भी जो है प्रभाव हुआ था, उनका भी फ्लो हुआ था। तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिससे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है। अब तीसरा प्रभाव जो था वो किसका था? कैपिटल का था, पूंजी का था। क्योंकि आप जैसे जिस प्रकार अमेरिका में लोग जब आए वहां पे बसे और लोगों ने जब वहां पर कार्य करना प्रारंभ किया, तो ऐसा तो नहीं था कि वो सिर्फ वहां पे काम ही कर रहे थे। उनको रहने के लिए घर चाहिए था, खाने के लिए भोजन भी चाहिए था। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता थी? पूंजी की भी आवश्यकता थी। तो पूंजी का जो है मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे किया गया इन्हें, और ये जो होता है एक लॉन्ग टर्म या दीर्घ अवधि के लिए किया गया जो है पूंजी का निवेश था। तो इस प्रकार से इन तीनों ही चीजों ने आपस में मिलकर 19वीं शताब्दी में जो होता है बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। ये तीनों तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाया करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये तीनों प्रभाव जो होता है एक साथ कार्य अवश्य कर रहे थे, लेकिन हमेशा जो है तीनों प्रभाव एक को इक्वली ही देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता था। उदाहरण के लिए वस्तु या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। मतलब एक देश जो होता है वो अपने देश से श्रम को भेजने के लिए या दूसरे देश से जो होता है जो श्रम जो लोग आ रहे थे उन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता था, उसमें ज्यादा रोक टोक लगाता था, उन पे ज्यादा बंदिशें लगाई जाती थी, बजाय कि वस्तु और पूंजी के। मतलब वस्तुओं और पूंजी का जब आदान प्रदान होता था तब इतनी ज्यादा जो है शर्तें नहीं रहती थी, लेकिन श्रम के मामले में जो होता है ये शर्तें रहती थी। लेकिन इन तीनों को ही साथ में पढ़ना जो है बहुत आवश्यक है अगर हमें अर्ली 19th सेंचुरी को समझना है तो। अब हम देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। किस प्रकार से जो होता है पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामलों में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे। आत्मनिर्भर मतलब स्वयं पर ही निर्भर होना। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। जहां विश्व के अन्य देश जो होता है भोजन के मामले में आत्मनिर्भर थे, लेकिन चूंकि अगर ब्रिटेन की बात करें तो वो इससे बिल्कुल ही अलग था। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। वहां की पॉपुलेशन जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी थी। नतीजा क्या हुआ था? देश में अगर आपके देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो फिर भोजन की मांग भी बढ़ेगी। तो अब क्या हुआ कि देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी और जैसे जैसे शहर फैलते गए और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। तो अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े भूस्वामी मतलब जो जमींदार होते थे उनके दबाव में आके ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया कि जो मक्का जो कॉर्न था उसके आयात या उसके इंपोर्ट पर भी जो है इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। तो जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया था। तो कॉर्न लॉ क्या था कि जो भी मक्का जो होगा उसका आयात जो होता है वह नहीं किया जाएगा, और इस प्रकार का जो कानून बनाया गया था उसे ही हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। चूंकि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से लोग बहुत परेशान थे, तो उद्योगपति और शहरी बंदिशों ने जो होता है सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। मतलब कि पूरे ब्रिटेन में जो है इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद अब क्या हुआ कि जब सरकार ने जो होता है जब जनता का आक्रोश देखा तो उन्होंने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। लेकिन जब कॉर्न लॉ निरस्त हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, अब बहुत कम कीमत पर हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होने लगा ब्रिटेन को। ठीक है, जो आयात जो कॉर्न वगैरह जो था जो आयात पर जो जैसे ही पाबंदी हटी तो बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ का आयात होने लगा, और आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी।
मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करके जो भी खाद्य पदार्थ मिल रहा है वो वहां ब्रिटेन में पैदा होने वाले जो खाद्य पदार्थ था उससे भी कम मूल्य पर प्राप्त हो रहा था। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में रहने वाले जो किसान थे उनकी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत कम कीमतों पर मिल रहा था। विशाल भूभागों पर अब जो होता है खेती बंद हो गई, हजारों लोग जो है बेरोजगार हो गए, गांव के उजड़ कर वे लोग या तो शहरों में या तो दूसरे देशों में जाने लगे। तो अब स्थिति इस प्रकार से हो गई कि ब्रिटेन की हालत जो है वो खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे जो होता है जो वहां के जो किसान थे वो आयातित जो माल थे उससे उनका मुकाबला नहीं कर सके, उनकी कीमतों से उनका मुकाबला नहीं हो पाया, इसलिए अब खेती बंद हो गई। खेती बंद हो गई तो भाई जितने लोग खेती पर निर्भर थे उतने लोग बेरोजगार हो गए, गांव के गांव उजड़ गए और शहरों में भी लोग जो है अब दूसरे देश की ओर जाने लगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से कारक थे 19वीं सदी में, ऐसे कौन कौन से कारक हुए जिन्होंने 19वीं सदी में जो होता है एक चेंजेस लाया और उसमें जो होता है उनको बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वह सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी, आर्थिक, सभी जो होता है वो कारक ऐसे कौन कौन से थे, इसे हमने आज पढ़ने का प्रयास किया।